हेलो दोस्तों, KVS PRT टीयर 2 के इंडेक्स सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने चैप्टर 3 से रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज थी उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था लास्ट वीडियो में। नेचुरल रिसोर्सेस यानी प्राकृतिक संसाधन, इससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे और टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे वो सब हम लोगों ने कवर कर लिया था। तो इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं, इससे पहले वाली वीडियो को, तो ज़रूर देखिएगा। इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पर फोकस रखेंगे। तो आइए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि मैंने उसी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हुआ है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ में हम लोग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी देखेंगे और साथ में मैं उसका मॉडल आंसर भी बताऊँगा। उसको आप अपने तरीके से भी लिख करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला सवाल है आज का। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज आर बेस्ट डिफाइंड एज। तो हम लोगों ने सबसे पहले रिसोर्सेज के बारे में देखा था लास्ट वीडियो में और फिर मैंने बताया था कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो मैं एक बार फिर से रिकॉल करा दे रहा हूँ। रिसोर्सेज ऐसी चीज़ें होती हैं या ऐसे साधन होते हैं या ऐसी सामग्रियाँ होती हैं जो हमें किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ज़रूरी होती हैं। उसी को हम लोगों ने देखा था रिसोर्सेज या संसाधन हिंदी में कहा जाता है। नेचुरल रिसोर्सेज किसे कहते हैं? ऐसी सामग्रियाँ जो हमें प्रकृति द्वारा या नेचर के द्वारा अवेलेबल होती हैं, उसी को हम लोगों ने नेचुरल रिसोर्स कहा था। तो इस क्वेश्चन में नेचुरल रिसोर्स का ही डेफिनेशन पूछा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सब्सटेंसेस फाउंड इन नेचर यूजफुल टू ह्यूमन। प्रकृति में पाए जाने वाले मानव के लिए उपयोगी पदार्थ। तो इन्हीं को ही हम लोगों ने देखा था प्राकृतिक यानी प्राकृतिक संसाधन कहा हुआ था। ठीक। अच्छा, अदर ऑप्शंस भी देख लेते हैं। अदर ऑप्शंस में मैन मेड मटेरियल ओनली, तो ये तो सिर्फ रिसोर्सेज का ही एग्जांपल हो गया। ओनली रिन्यूएबल मटेरियल्स, ये तो इसके अंदर सब क्लासिफिकेशन हो गया था, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। कल्चरल प्रोडक्ट्स, सांस्कृतिक उत्पाद, तो सिर्फ आप सांस्कृतिक उत्पाद को नेचुरल रिसोर्सेज कैटेगरी में नहीं रखते हैं। सब्सटेंसेस फाउंड इन नेचर यूजफुल टू ह्यूमन, प्रकृति में पाए जाने वाले मानव के लिए उपयोगी पदार्थ, तो इन्हीं पदार्थों को हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहते हैं या नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। ये सब हम लोग डिटेल में देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेचर बिकम्स ए रिसोर्स व्हेन। प्रकृति संसाधन कब बनती है? प्रकृति संसाधन तब बन जाती है जब उसे हम लोग एक सामग्री की तरह यूज करते हैं। आपको मैंने संसाधन का डेफिनीशन इसीलिए समझाया था कि संसाधन ऐसी सामग्री होती है जो किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। अब वही सामग्री अगर हमें नेचर से मिल रही है तो वो नेचुरल रिसोर्स बन जाती है। तो नेचर यानी प्रकृति संसाधन कब बनती है? तो व्हेन इट इज़ यूज्ड बाय ह्यूमंस, तो जब मनुष्यों द्वारा इसका उपयोग किया जाता है तब नेचर रिसोर्स बन जाती है। और ये पॉइंट भी हम लोग देख चुके हैं थ्योरी वाले क्लास में, तो हम लोग का ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाकी कोई भी इसका ऑप्शन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल फॉर लाइफ। तो निम्न में से कौन जीवन के लिए आवश्यक है? तो मैंने क्लासिफिकेशन में बताया था कि बेस्ड ऑन नीड्स या यूजेज के बेसिस पे कैसे नेचुरल रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया गया था। तो एक इसेंशियल फॉर लाइफ कैटेगरी थी। तो इसेंशियल फॉर लाइफ में वाटर था, एयर था, इस तरह की चीज़ें थी जो जीने के लिए आवश्यक थी। उसी को हम लोगों ने कहा था इसेंशियल फॉर लाइफ रिसोर्सेज। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, वायु। ठीक। ये संगमरमर, ये हम लोगों ने देखा था मटेरियल वाले में आ रहा था, रिसोर्सेज फॉर मटेरियल। गोल्ड भी इसी कैटेगरी में आ रहा था। कोयला किस में आ रहा था? रिसोर्सेज फॉर एनर्जी वाले कैटेगरी में आ रहा था। तो इसमें पूछा है इसेंशियल फॉर लाइफ, तो एयर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। मैं बहुत ज़्यादा नहीं इसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग वीडियो अगर देखे होंगे तो इसका आंसर बहुत आसानी से कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में मैंने बताया था, ये भी प्राकृतिक संसाधनों का ही एक वर्गीकरण है। तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में यही अंतर था कि जो रिन्यूएबल होता है यानी इसको हिंदी में कहा जाता है नवीकरणीय, इसमें क्या होता है जो रीजनरेशन की कैपेसिटी स्पीड होती है, रीजनरेशन वो बहुत फास्ट होती है और ये लॉन्ग टाइम तक हम लोग यूज कर सकते हैं, ये ख़त्म नहीं होती है क्योंकि इसका जो रीजनरेशन है वो बहुत फास्ट होता है। तो फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी,
देखे थे हम लोग विंड एनर्जी, मैंने सारे एग्जांपल वहाँ पे आपको कराए हुए थे। ये सब किसके एग्जांपल हो गए? रिन्यूएबल सोर्सेज के हो गए। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सौर ऊर्जा। बाकी ये सारे नॉन रिन्यूएबल हैं। क्यों? क्योंकि नॉन रिन्यूएबल मैंने बताया था कि लाखों करोड़ों साल लगते हैं उसको बनने के लिए, और हम लोगों का कंजम्पशन रेट बहुत हाई है, तो इस वजह से वो नॉन रिन्यूएबल की कैटेगरी में रखा गया है। यानी कि जिस तरह से हम यूज कर रहे हैं वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, उसका रिसोर्स एक लिमिटेड अमाउंट में है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच। तो रिन्यूएबल हम लोग देख लिए थे, नॉन रिन्यूएबल में क्या इसका आंसर सही हो जाएगा? जो लाखों साल लगते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं उसको फॉर्म होने में, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऊपर वाले का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी, इसमें सोलर एनर्जी सही हो जाएगा, और इसमें कई सालों तक लगातार हम लोग यूज कर सकते हैं बिना उसको ख़त्म हुए। तो यहाँ से आपको दोनों चीज़ें फिर से एक बार रिवीजन हो गई। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच रिसोर्स कैन बिकम नॉन रिन्यूएबल ड्यू टू ओवर यूज। तो अत्यधिक उपयोग से कौन सा संसाधन अनवीकरणीय बन सकता है? तो हम लोगों ने देखा था कि कुछ ऐसे भी रिन्यूएबल रिसोर्स हैं जिनको अगर बहुत तेज़ी से दोहन किया जाए या यूज किया जाए तो वो नॉन रिन्यूएबल की कैटेगरी में आ जाएंगी। इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने फॉरेस्ट का या वनों का बताया था, तो इसका ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इकोसिस्टम सर्विसेज रिफर्स टू। तो इसका भी डेफिनेशन हम लोगों ने देखा था, इकोसिस्टम सर्विस किसे कहते हैं, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेचुरल बेनिफिट रिसीव्ड बाय ह्यूमंस। मतलब परिस्थितिकी तंत्र से जो भी हमें लाभ मिलते हैं, प्रकृति से जो भी लाभ मिलते हैं, उसी को इकोसिस्टम सर्विसेज कहा जाता है। फॉर एग्जांपल हमें एयर मिल रहा है, एयर में ऑक्सीजन होती है जो कि हमारे जीने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे एयर क्या हो जाएगा? प्रकृति के द्वारा दिया गया है, ये इकोसिस्टम सर्विस के अंतर्गत आ जाएगा। तो यही इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आप वीडियो देखे होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से दे पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोसिस्टम फंक्शन। तो निम्न में से कौन परिस्थितिकी तंत्र का कार्य है? तो अभी अभी मैंने वही एग्जाम्पल दिया था, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करना। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लीड्स टू। तो मैंने बताया था कि नेचर में जितने भी रिसोर्सेज मिलते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है। ऐसा नहीं कि इंडिया में इतना पेट्रोलियम है, इतना सोना है, इतना चांदी है, इसी तरह से अन्य कंट्रीज में भी सेम डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसा नहीं है। नेचर में जो डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत ही ज़्यादा अनइवन है, और इस चीज़ को हम लोगों ने उस टॉपिक में भी देखा था। तो इसका ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा? इसके अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन से क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं? तो इससे होता है संघर्ष और व्यापार में समस्या उत्पन्न होती है। ऑप्शन बी कॉन्फ्लिक्ट एंड ट्रेड। कोई मेटल मान लीजिए मेरे पास कम है, यानी कि एक कंट्री में कम है और दूसरे कंट्री के पास दूसरा मेटल है, तो ये लोग कहेंगे कि तुम मुझसे ये वाला मेटल ले लो और मैं तुम्हें ये वाला मेटल दे दूंगा, तो दोनों के पास वो मेटल्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो एक ट्रेड जनरेट होता है, दूसरा कॉन्फ्लिक्ट भी जनरेट होता है। अब दो देशों के बीच में लड़ाई चल रही है कि ये रिसोर्स, इसके पास पेट्रोलियम का रिसोर्स ज़्यादा है, जिससे इस समय वेनेजुएला पे चल रहा है, तो ये पेट्रोलियम का रिसोर्स ज़्यादा है, तो ये कंट्री मैं अपने देश में मिला लेता हूँ तो मुझे रिसोर्सेज मिल जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें जो है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन से काज होती हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द टर्म नेचुरल रिसोर्स कर्स मीन्स। तो इसको मैंने काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया था थ्योरी क्लास में कि प्राकृतिक संसाधन अभिशाप का क्या अर्थ है। तो प्राकृतिक संसाधन बहुत ज़्यादा जब हो जाते हैं, एक्सेस लेवल में हो जाते हैं, लेकिन उनका एक्सट्रैक्शन या उनका यूज सही तरीके से नहीं हो पाता है, तब वो नेचुरल रिसोर्स कर्स बन जाते हैं। वही पर जो कंडीशन होती है उसी कंडीशन को ही नेचुरल रिसोर्स कर्स यानी प्राकृतिक संसाधन अभिशाप कहा जाता है। एक एग्जाम्पल मैं दूं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत सारा चावल है और आपके पास गैस चूल्हा है, बनाने के लिए सब कुछ आपके पास है, माचिस है इसको जलाने के लिए, और इस पर पानी भी है आपके पास चावल को पकाने के लिए, सब कुछ आपके पास अवेलेबल है, एक बर्तन भी है।
अब आप इस पे चावल पका सकते हैं, आपके पास सारे संसाधन उपलब्ध हो गए चावल पकाने के लिए, और आपके पास एक्सेस में है सारी चीज़ें, किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन अब आपको चावल बनाना ही नहीं आता है, या आप कभी गैस जलाए ही नहीं, आपको पता ही नहीं है कैसे इसको बनाना है, तो इतने सारे चावल और संसाधन होने का क्या फ़ायदा जब आपको यही नहीं पता है कि हमें को बनाना कैसे है। तो आप भूखे मरेंगे क्योंकि आपको आता ही नहीं है बनाना। तो ये एक मैंने छोटा सा एक समझने के लिए एग्जांपल दिया, ऐसा नहीं इसमें और कंडीशन नहीं हो सकती है, लेकिन आप एक प्रैक्टिकल वे में सोचेंगे तो ये एग्जांपल काफ़ी सुटेबल रहेगा और आपको समझ में आ जाएगा कि नेचुरल रिसोर्स कर्स किसे कहते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, रिसोर्स रिच एरियाज रिमेन्स अंडर डेवलप्ड। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच एक्टिविटी कॉजेज ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। तो एक केस स्टडी आप लोगों को मैं बताया था पंजाब के रिस्पेक्ट में। पंजाब के रिस्पेक्ट में क्या आया था कि जो हरित क्रांति आई थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, ग्रीन रिवॉल्यूशन, उसमें क्या हुआ था, पंजाब में हाई यील्डिंग क्रॉप का यूज किया गया और वो बहुत ज़्यादा पानी उसको ज़रूरत थी, और फ्री में इलेक्ट्रिसिटी दिया गया ताकि आप भर भर के पानी उसमें जो है डाल सकें, या सिंचाई के लिए बहुत ज़्यादा संसाधन उपलब्ध करवाए गए जिससे उत्पादकता बढ़े। लेकिन इस चक्कर में क्या हुआ, जो ग्राउंड वाटर के नीचे से हम लोग पानी को खींच रहे थे, वो पानी जो है नीचे वाटर टेबल धीरे धीरे डाउन होता चला गया। तो इससे पीने के पानी का क्राइसिस नया डेवलप हो गया, एक नई समस्या हमारे सामने आ गई। उत्पादकता तो ग्रीन रिवॉल्यूशन से बढ़ गया, लेकिन उससे क्या हुआ, पंजाब में वाटर लेवल डाउन हो गया। तो इसी चीज़ का केस स्टडी दिया हुआ था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ओवर एक्सट्रैक्शन फॉर इरीगेशन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वही क्वेश्चन आ गया जो मैं अभी केस स्टडी के बारे में बता रहा था। पंजाब ग्राउंड वाटर क्राइसिस इज मेनली ड्यू टू, तो भूजल संकट का मुख्य कारण क्या था पंजाब में? तो वही अभी अभी मैंने बताया था कि ओवर यूज ऑफ वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स, तो जल अधिक फसलों का अत्यधिक प्रयोग करना। जैसे आपको पता होगा कि जो धान की खेती होती है उसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा हाई यील्डिंग क्रॉप यूज कर रहे हैं, इस तरह के क्रॉप यूज कर रहे हैं जिसमें जल की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं आप ग्राउंड वाटर लेवल को डाउन कर रहे हैं ओवर एक्सट्रैक्ट करके। तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा, ओवर यूज ऑफ वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स। विच फार्मिंग मेथड इम्प्रूव्स सॉइल हेल्थ। तो सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग बेस्ट होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक क्रॉप रोटेशन, क्रॉप साइकिल रोटेशन, इसको भी याद रखिएगा, इससे भी उर्वरकता बढ़ती है, फर्टिलिटी बढ़ती है लैंड की। जैसे हमारे दलहनी फसलें हो गई, ठीक, दलहनी फसलें, इसमें क्या होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। तो इस बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे, बस ये समझ लीजिए कि इस तरह की चीज़ों को करने से हमारे सॉइल का जो हेल्थ है वो नेचुरली इम्प्रूव होता है। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। विच स्टेट बिकम इंडियाज फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक स्टेट। तो पहला जैविक राज्य कौन सा बना जो 100% का जिसको टैग मिला? तो वो था सिक्किम। इसका भी हम लोग केस स्टडी देखे थे, सिक्किम का भी, और ये किस ईयर में डिक्लेयर हुआ था ये भी पूछ सकता है क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है भाई। तो 2016 में पूछा जा सकता है कि 2016 में इसको डिक्लेयर किया गया था, या ऐसे पूछ सकते हैं किस राज्य को 2016 में 100% ऑर्गेनिक स्टेट डिक्लेयर किया गया। तो सिक्किम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी सिक्किम। स्टीवार्डशिप ऑफ नेचुरल रिसोर्स मीनिंग, प्राकृतिक संसाधनों की संरक्षकता का क्या अर्थ है? तो संरक्षण का मतलब ही है कि आप उसको सावधानीपूर्वक यूज करें और आगे फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा करके रखें, और कहीं ना कहीं आप उसका दोहन ना करें, जितना यूज है उतना यूज करें, एक्सेस यूज ना हो। तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, केयरफुल एंड रिस्पॉन्सिबल यूज। इस बारे में मैंने बताया था थ्योरी वाले क्लास में कि कैसे ये प्रिजर्व किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, सही। अगला क्वेश्चन है, विच इज ए नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? तो एग्जाम्पल में बताया था और लगभग उसी एग्जाम्पल में से घुमा फिरा करके पूछता है। तो पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सब हम लोग देख चुके हैं। वाटर भी आता है रिन्यूएबल में, केवल कोयला ही है जो आपका नॉन रिन्यूएबल में आता है इस ऑप्शन में से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। और इन सब का डेफिनेशन तो हम लोग ऑलरेडी देख ही चुके हैं, मैं इस वीडियो में बताया हूँ। इससे पहले वाली जो वीडियो है उसको जरूर देखिएगा, उसमें मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। विच प्रैक्टिस हेल्प्स रिस्टोर ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर को रिस्टोर करने के लिए
कौन सा अभ्यास सहायक होता है? तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसको कहा जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी हिंदी में जल वर्षा इस टेक्निक में क्या होता है कि वर्षा का जो जल होता है उससे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच सेक्टर इज मोस्ट पॉल्यूटिंग एमंग द फॉलोइंग? तो निम्न में से सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सीमेंट इंडस्ट्री। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वृक्ष आयुर्वेदा इज रिलेटेड टू? वृक्ष आयुर्वेद किससे संबंधित है? तो वृक्ष आयुर्वेद के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया था, एनसीईआरटी में भी बहुत डिटेल में दिया हुआ है। तो इसमें जितने भी प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं या क्रॉप्स हैं, उससे रिलेटेड, सॉइल के हेल्थ से रिलेटेड, पेस्टिसाइड नेचुरल कौन कौन से हो सकते हैं, इन सब चीज़ों से रिलेटेड उसमें एक ग्रंथ है, प्राचीन ग्रंथ है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्लांट एंड ट्री केयर के बारे में दिया गया है। और ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन आज का है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोकसेस ऑन? तो किसी चीज़ का सस्टेनेबल यूज क्या कहलाता है? मतलब हम लोग यूज कर रहे हैं उस चीज़ को, लेकिन प्रॉपर वे में करें। क्यों प्रॉपर वे में करें? ताकि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी यूज कर पाए, उसके लिए भी कुछ रिसोर्स बचे रहें। ऐसा ना हो कि सब 10 साल के अंदर ही ख़त्म कर दें। तो इसी चीज़ को जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, बैलेंसिंग प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड्स, वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं में संतुलन रखना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं, अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस स्टार्ट हो रहे हैं। और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपको पता है कि 100 में से 40 नंबर तो खाली डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ही आएंगे। तो उसमें टॉपिक का नेम तो नहीं दे रखा है कि फला टॉपिक से ज़्यादा आएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जीएस से तो क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे ही रहेंगे डिस्क्रिप्टिव वाले पोर्शन में। तो चलिए इस चैप्टर से रिलेटेड देख लेते हैं। इससे पहले जो मैंने चैप्टर कराया था उसका भी मैंने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बता दिया था, उसका एक मॉडल आंसर भी मैं बता देता हूँ ताकि आपको पॉइंट कहीं खोजना ना रहे। और पीडीएफ इसकी टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन इसको प्रैक्टिस करने से पहले थ्योरी क्लास ज़रूर देखिएगा, तो आपको इसको लिखने में आसानी रहेगी। और आप इसको देख के लिखने की कोशिश एक बार ज़रूर करिएगा, इससे आपका जो है राइटिंग एबिलिटी बढ़ती है। तो चलिए देखते हैं पहला डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन क्या बन सकता है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड डिस्क्राइब द कंडीशंस अंडर विच नेचर बिकम्स ए रिसोर्स। तो जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग स्टार्टिंग किए थे चैप्टर की, उसमें मैंने बताया था कि नेचुरल रिसोर्स किसे कहते हैं। पर सबसे पहले रिसोर्स किसे कहते हैं, फिर नेचुरल रिसोर्स किसे कहते हैं, और नेचर कब एक रिसोर्स बन जाती है, मतलब प्रकृति एक संसाधन कब बन जाती है। इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। और ऐसे सिंपल ही क्वेश्चन आएंगे, कोई आईएएस पीसीएस की तरह नहीं आएगा आपके पास क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो प्रकृति संसाधन कब बन जाती है, तो ये सब हम लोग ऑब्जेक्टिव में भी देखे थे और लगभग सब्जेक्टिव का भी थीम यही रहने वाला है। तो इसको हम लोग थ्योरी क्लास में डिटेल में डिस्कस किए थे। कुछ चीज़ें हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे भी, जैसे नेचुरल रिसोर्स आर मटेरियल्स एंड सब्सटेंसेस दैट ऑकर इन नेचर एंड आर यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स। दीज इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, मिनरल्स एंड एनर्जी सोर्सेज। नेचर बिकम्स ए रिसोर्स व्हेन ह्यूमन यूज नेचुरल एलिमेंट्स फॉर सर्वाइवल, प्रोडक्शन और डेवलपमेंट। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। अच्छा, इसका आंसर मैं हिंदी में भी नीचे लिखा हूँ, तो उसको भी एक बार आप देख लीजिएगा। जो लोग हिंदी मीडियम वाले हैं तो ये मत घबराएं कि ये केवल इंग्लिश में ही, हिंदी में भी मैं नीचे लिखा हुआ हूँ और मैं समझा भी दे रहा हूँ हिंदी में। तो ऐसी सामग्री जो ह्यूमन यानी मानव को प्राप्त होती हैं प्रकृति से, उसी को हम लोग नेचुरल रिसोर्स कह रहे थे, क्योंकि संसाधन सामग्री होती है और जो प्रकृति से मिल गई वही नेचुरल सामग्री हो गई या नेचुरल रिसोर्स हो गया या प्राकृतिक संसाधन हो गया। यही इसका डेफिनेशन था। और जब प्रकृति की चीज़ों को ह्यूमन यूज करता है वही बन जाता है, तब नेचर बन जाती है रिसोर्स। फॉर एग्जांपल वाटर ड्रिंकिंग के लिए यूज कर रहे हैं तो ये हमारा एक रिसोर्स बन गया। ठीक, एयर यूज कर रहे हैं सांस लेने के लिए, ब्रीदिंग के लिए, तो वो भी हमारा एक रिसोर्स बन गया। साथ ही हम लोग इसका कंडीशन भी देखे थे कि कौन कौन से कंडीशन होने चाहिए। ऐसा नहीं हर चीज़ों को हम लोग रिसोर्स बोल दे रहे हैं, तो उसके क्या क्या कंडीशंस थे। इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इट शुड बी इकोनॉमिकली फीजिबल। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, इट मस्ट बी कल्चरली एक्सेप्टेबल। दस नेचर टर्न्स इनटू रिसोर्सेज
ओनली व्हेन ह्यूमंस हैव द नॉलेज एंड मीन्स टू यूज इट। तो इस तरह का आप आंसर लिख सकते हैं और इसमें कुछ अपने तरफ से भी जोड़ या घटा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये बस एक मॉडल आंसर है, जरूरी नहीं कि आप इसको एकदम रट के जाएं और वर्ड टू वर्ड ऐसे ही लिख करके आएँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हिंदी में भी वही चीज़ मैंने लिखी हुई है कि प्राकृतिक संसाधन वे पदार्थ और वस्तुएं जो प्रकृति में पाई जाती हैं और मनुष्य के लिए उपयोगी होती हैं, जैसे वायु, जल, मिट्टी, वन, खनिज और ऊर्जा स्रोत। जब मनुष्य प्राकृतिक तत्वों का उपयोग जीवन उत्पादन या विकास के लिए करता है तब प्राकृतिक संसाधन बन जाते हैं। ये सारी चीज़ें देख ली थी हमने। उसके बाद हम लोग 3 शर्तें देखे थे, तकनीकी उपलब्धता, आर्थिक व्यवहार्यता और सांस्कृतिक स्वीकृति। तो ये सब चीज़ें हम लोग देख चुके थे, आप इसको आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज विद सुटेबल एग्जांपल्स। तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय में डिफरेंस पूछा गया है और एग्जाम्पल भी उसका साथ में पूछा गया। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो रिन्यूएबल का मैं बता चुका हूँ कि ऐसे रिसोर्सेज विच कैन बी नेचुरली रिस्टोर्ड एंड रीजनरेटेड ओवर ए टाइम इफ़ यूज सस्टेनेबली। तो अगर सस्टेनेबल तरीके से यूज किया जाएगा तो ये ओवर द टाइम, और ये रीजनरेट होने की जो इसकी स्पीड है वो काफ़ी तेज़ होती है, तो रीजनरेट भी होते रहते हैं। एग्जाम्पल्स क्या क्या थे, सनलाइट था, विंड था, फॉरेस्ट था एंड फ्लोइंग वाटर था। दीज रिसोर्सेज डिपेंड ऑन नेचर साइकिल ऑफ रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन। ठीक, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया था। और नॉन रिन्यूएबल क्या होता है, ऐसे रिसोर्सेज होते हैं टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, जो लाखों साल लगते हैं इसको बनने में, कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड एट द रेट एट विच दे आर कंज्यूम्ड। तो जिस रेट पे वो लोग रिप्लेनिश जिस रेट पे हो रहा है उससे ज़्यादा हमारा कंजम्पशन रेट है। ये भी चीज़ मैं आगे बताया था। एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड मिनरल्स। तो ये पॉइंट जरूर लिखिएगा एग्जाम में, तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे और इससे लगेगा कि हाँ आपने अच्छे से पढ़ाई की है। ओवर यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन आल्सो टर्न देम इनटू नॉन रिन्यूएबल। ठीक, तो ये पॉइंट मैं आपको बता दिया था। हिंदी में भी वही चीज़ लिखी हुई है कि नवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जो प्राकृतिक रूप से पुनः उत्पन्न हो सकते हैं यदि उनका उपयोग संतुलित तरीके से किया जाए, जैसे सूर्य ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वन और बहता हुआ जल। ठीक, अनवीकरणीय में इसका जस्ट अपोजिट था, इसके बनने में लाखों साल लगते हैं और वे शीघ्र पुनः प्राप्त नहीं किया सकते, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और खनिज। तो नवीकरणीय संसाधनों का अत्यधिक उपयोग उन्हें भी अनवीकरणीय बना सकता है, इसलिए उनका सतत उपयोग आवश्यक है। ठीक, ऐसे आप लिख सकते हैं और इसमें अपने तरफ से कोई मॉडिफिकेशन करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विच आर इकोसिस्टम फंक्शंस एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। ठीक, इकोसिस्टम फंक्शन किसे कहते हैं, इकोसिस्टम सर्विसेज क्या होते हैं, एक्सप्लेन देयर इंपॉर्टेंस फॉर ह्यूमन लाइफ। ये भी हम लोगों ने थ्योरी क्लास में डिस्कस किया था, यहाँ पे भी एक बार और डिस्कस करेंगे जिससे आपका रिवीजन हो जाए और आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाएँ। इकोसिस्टम फंक्शंस आर द नेचुरल प्रोसेसेस कैरीड आउट बाय इकोसिस्टम्स सच एज ऑक्सीजन प्रोडक्शन बाय ट्रीज, यानी कि ऑक्सीजन का प्रोडक्शन जो पेड़ों के द्वारा किया जा रहा है, वाटर फिल्ट्रेशन, सॉइल फॉर्मेशन एंड पॉलिनेशन, ये सब नेचर के द्वारा किया जा रहा है। यही इसका डेफिनेशन था। व्हेन ह्यूमन बेनिफिट फ्रॉम दीज नेचुरल प्रोसेसेज दे आर कॉल्ड इकोसिस्टम सर्विस। तो जब ह्यूमन इससे बेनिफिट पाते हैं तो वही इकोसिस्टम सर्विस कहलाता है। और ये टर्मिनोलॉजी पूछा सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल क्लीन एयर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फर्टाइल सॉइल एंड क्लाइमेट रेगुलेशन आर इकोसिस्टम सर्विसेज। तो ये एग्जाम्पल मैं बताया था कि जो भी हम लोग सांस लेने के लिए हवा ले रहे हैं वो हमारे लिए एक तरह से रिसोर्स बन जाता है और ये इकोसिस्टम द्वारा बनाया जाता है, तो ये इकोसिस्टम सर्विस का एक एग्जाम्पल हो गया। दिस सर्विसेज आर इसेंशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एंड वेल बींग। डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम डिस्टर्ब दिस सर्विसेज लीडिंग टू इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम लाइक पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो इस तरह से चीज़ों को हम लोग लिख सकते हैं। मैं एक मॉडल आंसर लिखा हूँ, जरूरी नहीं कि आप रट के ही लिखें, इसमें आप अपनी तरफ से चेंज कर सकते हैं। हिंदी में भी देख लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य वे प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं जो प्रकृति द्वारा संचालित होती हैं, जैसे वृक्षों द्वारा ऑक्सीजन का उत्पादन करना, जल शोधन करना, मिट्टी निर्माण और परागण। इतनी सारी चीज़ें हो गई हमारी प्रकृति के द्वारा जो भी प्रक्रियाएं की जाती हैं। जब मनुष्य इन प्रक्रियाओं से लाभ प्राप्त करता है तो उन्हें पारिस्थितिकी सेवाएं कहा जाता है। ये हिंदी में हो गया इसका। ये सेवाएं मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। ठीक, पारिस्थितिकी तंत्र का विनाश इन सेवाओं को बाधित करता है, जिससे प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता ह्रास होती है, समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो ये सारी समस्याएं तभी उत्पन्न होती हैं जब पारिस्थितिकी तंत्र का विनाश होता है।
तो ये सारी चीज़ें मैं अच्छे से थ्योरी क्लास में भी एक्सप्लेन किया हूँ और यहाँ क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझा दे रहा हूँ, ताकि आप बिना बहुत ज़्यादा दिमाग लगाए हुए इसको लिख सकते हैं। बहुत ही जनरल क्वेश्चन था ये। ठीक, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो अभी भी मैंने बताया था कि संसाधन के लिए ही जंग चल रही है, संसाधन से व्यापार चलते हैं, व्यापार रूल्स, ट्रेड वार्स चलते हैं, हर चीज़ें जो है संसाधन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। जिसके पास नेचुरल रिसोर्स ज़्यादा है, जरूरी नहीं कि वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली डेवलप कर पाए, क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए उसको एक्सेस करने के लिए। ये सारी बातें हम लोग देखे थे। अगर आप थ्योरी क्लास भी ध्यान से देख लेंगे तो इन सब क्वेश्चंस का आंसर बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे तब भी बनाया हुआ है आपके लिए, नेचुरल रिसोर्सेज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द वर्ल्ड एंड विद इन द कंट्री। तो एक कंट्री के अंदर भी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। दिस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन इन्फ्लुएंसेज ह्यूमन सेटलमेंट्स, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ट्रेड एंड इंटरनेशनल रिलेशन। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी ये चीज़ प्रभावित करती है। रिसोर्स रिच एरियाज ऑफन अट्रैक्ट इंडस्ट्रीज एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट बट मे आल्सो फेस डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज़ एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। कहीं पे भी माइनिंग होती है, आप देखे होंगे कि लोकल कम्युनिटी को डिस्प्लेस किया जाता है, वहाँ से इन्वायरमेंट का भी डिग्रेडेशन कहीं ना कहीं होता है। ठीक, ये पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हैं। तो एट द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ये झगड़े का तो एक जड़ बन ही जाता है। स्पेशली आप देखे रहे होंगे इस समय यूएसए और वेनेजुएला। वेनेजुएला एक साउथ अमेरिकन कंट्रीज है। स्पेशली ओवर शेयर्ड रिसोर्सेज लाइक रिवर्स, देयर फॉर प्रॉपर मैनेजमेंट एंड कोऑपरेशन आर नेसेसरी। कई बार आप देश के अंदर भी सुने होंगे कि फला नदी का जल विवाद चल रहा है, इसका जल विवाद चल रहा है, दो राज्यों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। तो ये सब जो है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन के कारण ही होते हैं, और इसका रीजन भी मैं समझा दिया था। तो एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण विश्व और देशों के भीतर असमान है। यह असमानता मानव बसावट, औद्योगिक विकास, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करती है। संसाधन संपन्न क्षेत्रों में उद्योग स्थापित होते हैं जिससे रोजगार मिलता है, परंतु स्थानीय लोगों का विस्थापन होता है, पर्यावरणीय क्षति भी होती है। तो ये सब पॉइंट आप लिख सकते हैं। ये पॉइंट सारे अच्छे पॉइंट हैं, आपको अच्छे नंबर दिलाएंगे रिटेन वाले में। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधनों के असमान वितरण से संघर्ष उत्पन्न होते हैं, विशेषकर नदियों जैसे साझा संसाधनों पर। अब एक नदी जा रही है, मान लीजिए आप इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में सुने होंगे कि इंडिया से जा रही है और पाकिस्तान में भी जा रही है। तो उसके वाटर को लेके इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी 1960 में। अपने देश के अंदर भी कई सारे नदियों पे विवाद चलता है राज्यों के बीच में कि हम इतना पानी यूज करेंगे, हम इतना यूज करेंगे। तो ये सब एग्जांपल आप दे सकते हैं, उसका एग्जांपल भी लिख सकते हैं, जो भी डिस्प्यूट आप इसमें लिखना चाहते हैं। तो आपका क्वेश्चन सही रहेगा। इतना लिख देंगे तो आपको नंबर लगभग अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कर्स विद रेफरेंस टू डेवलपमेंट। तो इसका भी एग्जांपल मैंने बताया था, वेनेजुएला का एग्जांपल सबसे अच्छा है, उसका एग्जांपल भी आप लिख सकते हैं वहाँ पे लेकर के रेफरेंस। और दूसरी चीज़, ये प्राकृतिक संसाधन अभिशाप कब बन जाते हैं? तो जहाँ पे प्राकृतिक संसाधन की अधिकता होती है और वहाँ पे टेक्नोलॉजी या बहुत सारी चीज़ें, मतलब बैड गवर्नेंस, मैंने वहाँ पे कंडीशंस बताए थे कौन कौन से कंडीशंस हैं, यहाँ पे भी हम लोग उसको लिखेंगे और देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि उस रिसोर्सेज का हम लोग अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं। मतलब ऐसी कंट्री जहाँ पे रिसोर्सेज हैं और वो अच्छे से उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रही है, वो देश गरीब रह जाता है। उसी को कहा जाता है कि प्राकृतिक संसाधन का अभिशाप है ये। ठीक, तो नेचुरल रिसोर्सेज कर्स रिफर्स टू ए सिचुएशन वेयर रीजन्स और कंट्री रिच इन मिनरल रिसोर्सेज रिमेन इकोनॉमिकली अंडर डेवलप्ड। दिस हैपन्स ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, स्किल्ड मैन पावर, गुड गवर्नेंस एंड वैल्यू एडेड इंडस्ट्री। तो इतनी चीज़ों की कमी की वजह से ही हम लोगों का नेचुरल रिसोर्सेज कर्स का टर्म आया था। और इसका मैंने बताया था कि आप इसको फ्लो चार्ट के माध्यम से ही बना सकते हैं। एक गोल बना दीजिए ऐसे, इसमें लिख दीजिए नेचुरल रिसोर्स कर्स पूरा, उसके बाद जो है इसके रीजन्स ऐसे ऐसे करके लिख सकते हैं। बैड गवर्नेंस, नॉट अवेलेबल ऑफ स्किल्स, टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड, टेक्नोलॉजी नहीं है उसको हार्नेस करने का। तो ये सब चीज़ें क्या दर्शाती हैं? अभिशाप को दर्शाती हैं। किसका? प्राकृतिक संसाधनों का। तो इंस्टेड ऑफ प्रमोटिंग डेवलपमेंट, एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन रॉ रिसोर्सेज कैन हिंडर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इंडिया हैज लार्जली
अवॉइडेड दिस। तो हम लोग इंडिया के रेस्पेक्ट में भी देख लिए थे कि इंडिया ने कैसे इसको कर्व किया है। हमारे देश में रिसोर्सेज अभिशाप नहीं है क्योंकि हम लोग उसका अच्छे से यूज कर पा रहे हैं, हमारे पास गुड गवर्नेंस है और गुड टेक्नोलॉजी है। ठीक, 10 रिसोर्सेज कैन एलोन डू नॉट गारंटी डेवलपमेंट, प्रॉपर प्लानिंग एंड गवर्नेंस आर इक्वली इंपॉर्टेंट। तो ये पॉइंट स्टार मार्क कर लीजिएगा और अपने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में इसको लिखेंगे तो ये काफ़ी अच्छा आंसर माना जाएगा। चलिए, प्राकृतिक संसाधन अभिशाप, यही मैंने हिंदी में लिखा हुआ है, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर क्षेत्र या देश भी आर्थिक रूप से पिछड़े रह जाते हैं। वेनेजुएला का एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं एग्जाम में। इसका कारण तकनीकी कुशल श्रम, ठीक, तकनीक की कमी, कुशल श्रम की कमी, सुशासन और मूल्यवर्धित उद्योगों की कमी है। तो इन सारी चीज़ों की कमी की वजह से प्राकृतिक संसाधन अभिशाप बन जाते हैं। तो केवल कच्चे संसाधनों पर निर्भरता विकास में बाधा बन सकती है। भारत ने उद्योगों और मानव संसाधन में निवेश कर इन अभिशाप से काफ़ी हद तक बचाव किया हुआ है। अतः विकास के लिए संसाधनों के साथ योजना और शासन भी आवश्यक है। ये आप जरूर लिखिएगा, लास्ट पॉइंट, एग्जाम में काफ़ी अच्छे नंबर मिलेंगे। 6 क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्राउंड वाटर डिप्लीशन विद रेफरेंस टू पंजाब। तो पंजाब के रेस्पेक्ट में हम लोगों ने देखा था कि जो हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन आया हुआ था उसमें कैसे ग्राउंड वाटर टेबल डाउन हुआ था। किसकी वजह से डाउन हुआ था कि जो ऐसे फसलों का उगाया गया, ऐसे फसलों को उगाया गया जो बहुत ज़्यादा वाटर उसके लिए ज़रूरी था, यानी सिंचाई के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत थी। फ्री में बिजली दिया गया, बहुत सारे ट्यूबवेल लगे और नीचे से पानी बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर से एक्सट्रैक्ट किया गया, तो वहाँ पे ग्राउंड वाटर टेबल डाउन हो गया। तो यही चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, आप इसको एग्ज़ाम में एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं PDF डाल दूँगा। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं। हाँ, ये इस केस स्टडी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में अगर लिख करके पूछे कि हाँ इसके बारे में लिखिए। बाकी यहाँ से मुझे लगता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने के चांस ज़्यादा रहते हैं। फिर भी एक बार आप इसे देख लीजिएगा, मैं इसको एक्सप्लेन कर दिया हूँ थ्योरी वाले क्लास में। देखिए, पंजाब में भूजल ह्रास का मुख्य कारण धान जैसी अधिक फसलों को मुफ्त बिजली और भूजल की अत्यधिक पंपिंग है। ठीक, आधुनिक कृषि पद्धतियों और रसायनों ने स्थिति को गंभीर बना दिया है। ठीक, इसके परिणाम स्वरूप भूजल स्तर नीचे चला गया, जल प्रदूषित हो गया और स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ी। तो इससे कई सारे नुकसान हुए, केमिकल्स ज़्यादा यूज हुए तो जो पानी बचा खुचा था वो भी दूषित हो गया। ठीक, अल्पकाल में खाद्य सुरक्षा मिली परंतु दीर्घकालीन स्थिरता खतरे में है। समाधान के लिए जल संरक्षण आवश्यक है। तो इतना पॉइंट आप लिख देंगे। बाकी अगर आप वीडियो क्लास देखें तो इतना पॉइंट आप लिख देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय स्टीवर्डशिप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो स्टीवर्डशिप का मतलब क्या था? संरक्षण करना। ठीक, तो कैसे हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज का संरक्षण करते हैं इस बारे में भी हम लोगों ने वहाँ पे डिटेल में देख लिया था और इसका मतलब भी समझना बहुत ज़रूरी था। तो प्राकृतिक संसाधनों की संरक्षकता का अर्थ है संसाधनों का जिम्मेदार और विवेकपूर्ण उपयोग। तो यही चीज़ हम लोग देखे थे, ऑब्जेक्टिव में भी एक क्वेश्चन मैंने इसका डाला हुआ था। तो स्टीवर्डशिप ऑफ नेचुरल रिसोर्स मीन्स रिस्पॉन्सिबल एंड केयरफुल यूज ऑफ नेचर टू इंश्योर रिस्टोरेशन एंड रिजनरेशन। तो मैंने बताया था एक कंडीशन, रिन्यूएबल से कोई भी सोर्स नॉन रिन्यूएबल में कब कन्वर्ट होता है, जब उसमें आप यूजफुल तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब प्रॉपर वे में यूज नहीं कर रहे हैं, सस्टेनेबल वे में यूज नहीं कर रहे हैं, तब आपका रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल में कन्वर्ट हो सकता है। तो उसी चीज़ को संरक्षित करने के लिए स्टीवर्डशिप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का टर्म आया हुआ है। तो ह्यूमंस मस्ट एक्ट एज प्रोटेक्टर रादर देन एक्सप्लॉइटर ऑफ नेचर। ठीक, ये पॉइंट भी आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल्स इंक्लूड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड एफॉरेस्टेशन। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए। ये एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, इसको जरूर कोट करिएगा और आप इसको फ्लो चार्ट से भी बना सकते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए आप स्टीवर्डशिप ऑफ नेचुरल रिसोर्स, उसके बाद यहाँ पे सारा आप इसके तरीकों को बना करके एक डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इससे नंबर आपका इनहेंस होगा। तो सच प्रैक्टिसेस हेल्प कंजर्व रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। ये उपाय भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों को सुरक्षित रखते हैं और सतत विकास को बढ़ावा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अपने आंसर में ज़रूर कोट करिएगा। स्पेशली ये जो तरीके दिए हुए हैं, जैसे वर्षा जल का संचयन, जैविक खेती, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग और वन रोपण शामिल हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह का मैंने एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट आपके लिए बनाया हुआ है और आई होप आपको पसंद आएगा और ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा। इस चीज़ को याद रखिएगा।
अगर आप अभी से थोड़ा थोड़ा देखते जाएंगे क्वेश्चन कैसे आते हैं एक बार यही देख लेंगे। मैंने इतना क्वेश्चन इसमें फ्रेम कर दिया है कि शायद ही इससे बाहर कोई क्वेश्चन आए, तो मैंने कोशिश किया है कि मैक्सिमम चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। हाउ डज सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्प इन द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मतलब कहा जाए कि कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे, अगर आप वीडियो सारा देखे होंगे तो इसको बहुत आसानी से लिख पाएंगे, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी मैंने मॉडल आंसर लिखा हुआ है, आप इसको एक बार देखिए, मैं भी एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोकसेज ऑन मीटिंग प्रेजेंट नीड्स विदाउट कंप्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। ठीक है। इट प्रमोट्स बैलेंस यूज ऑफ, इसमें बैलेंस यूज किया जाता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, एंड जुडिशियस यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल वंस by encouraging renewable energy, organic farming and conservation practices. Sustainable development helps protect the environment, reduce pollution, ensure लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो यही सारे इसके उपाय थे और इससे क्या क्या फ़ायदे हैं, कैसे हम लोग इसको आगे ग्रो कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। इतने पॉइंट आपको याद रखने होंगे, जैसे रिन्यूएबल इनकरेज करना रिन्यूएबल एनर्जी को, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना, कंजर्वेशन प्रैक्टिस को प्रमोट करना, ये सब चीज़ें जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करती हैं। ठीक, तो हिंदी में भी देख लेते हैं। सतत विकास का उद्देश्य वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करना बिना भविष्य की पीढ़ियों को नुकसान पहुंचाए। यह नवीकरणीय संसाधनों के संतुलित उपयोग और अनवीकरणीय संसाधनों के विवेकपूर्ण प्रयोग पर बल देता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ये चीज़ हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि अनवीकरणीय संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। ठीक, नवीकरणीय ऊर्जा, जैविक खेती और संरक्षण उपायों के माध्यम से सतत विकास पर्यावरण संरक्षण और संसाधन की दीर्घकालीन उपलब्धता सुनिश्चित करता है। तो और कुछ याद रहे या ना रहे, ये लास्ट वाली लाइन याद रख लीजिएगा। एक आप टू द पॉइंट में ले जा करके ये पॉइंट अपने नोट्स में कहीं पे ऐड कर सकते हैं। मैं PDF तो डाल दूंगा, और इस लाइन को अगर आप लिख देंगे तो हाँ आपके मार्क्स जो है अच्छे हो जाएंगे। तो यहाँ लास्ट इसका इंग्लिश वाले का लाइन और लास्ट इसका लाइन, ये दोनों याद रखिएगा, इसको ज़रूर लिखिएगा अपने आंसर में। तो आज के हमारा जितना भी क्वेश्चन था सब कंप्लीट हो गया इस टॉपिक को। आई होप आपको क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे, और साथ में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को कैसे लिखना है, क्या क्या पॉइंट डालने हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और दोस्तों के साथ अपने इस वीडियो को शेयर करिएगा अगर आपको अच्छा लगता है। और कमेंट सेक्शन के पास में हाइप का एक साइन आता है, हाइप वाले को दबाएंगे तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका कोई पैसा नहीं लगना है। आप हाइप अगर करेंगे तो हम लोगों की वीडियो का रीच बढ़ता है और इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अच्छा लगेगा तो कोई भी अपना फीडबैक या वीडियो से रिलेटेड कोई फीडबैक है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जा कर के दे सकते हैं। साथ में अगर फ्री PDF चाहिए इस लेक्चर की तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है उसको जा कर के ज्वाइन करिएगा। वहाँ पे आपको सारी PDFs मिल जाएंगी, जितने भी क्लास होते हैं हमारे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस।